बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों एक तैयब खान भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि इस दो क्वेश्चन का आंसर दें। वो आपके सामने कमेंट चल भी हो रहा, थंबनेल पे भी मैंने वो कमेंट लगा दिया है ताकि आप समझ जाएं कि मैंने किस कमेंट का और कौन से क्वेश्चंस का जवाब देना है। उन्होंने दो क्वेश्चन किए हैं। नंबर वन तो उन्होंने ये किया कि नेशनैलिटी जब मिल जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तानी आईडी कार्ड है वो अब अप्लाई करना। उनका आईडी कार्ड से मुराद होगा ओवरसीज़ आईडी कार्ड, जो कि आपको बाद में वीज़ा लेने से बचाता है। उनका मुराद यकीनी तौर पे वो है कि वो किस तरह अप्लाई करना है। क्या ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए या कि एम्बेसी या कौंसलेट में जाके अप्लाई करना चाहिए। नंबर वन क्वेश्चन उनका ये था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि सेटल स्टेटस है यूके का, तो उन्होंने बात की है कि प्री सेटल स्टेटस जो वो अप्लाई करते हैं, वो जो उनके बच्चों का अगर रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद क्या दोबारा अप्लाई किया जा सकता है, क्या चांसेस हैं कि हम दोबारा वो अप्लाई कर सकें। सबसे पहले तो आते हैं अपने पहले आंसर की तरफ, जो कि उन्होंने आईडी कार्ड के बारे में बात की है। सबसे पहले तो आपको ये मैं बताता चलूं कि देखें, जब आप की नेशनैलिटी जो है वो यहाँ की मिल जाती है, आपको छोड़नी पड़ती है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का मुआहदा नहीं है। स्पेन चंद वो ममालिक में नहीं शामिल जहाँ पे पाकिस्तान का मुआहदा है डबल नेशनैलिटी का, इस वजह से हमें एक छोड़नी पड़ती है। जब आप छोड़ देते हैं पाकिस्तानी नेशनैलिटी तो फिर आपको मसला होता है पाकिस्तान जाने का। तो उसके लिए मुशर्रफ दौर में एक कार्ड निकाला गया था जिसका नाम था ओवरसीज़ पाकिस्तानी आईडी कार्ड। तो उसके लिए जो है वो आपको लाजमी तौर पे अप्लाई करना पड़ता है अगर आप वीज़े के बगैर पाकिस्तान में इंटर होना चाहते हैं, वरना वही प्रॉब्लम होती है कि आपको बार बार वीज़ा लेना पड़ता है। वहाँ पे अगर ज़्यादा आप देर रहना चाहते हैं तो दोबारा से वहाँ पे एक्सटेंड करवाना पड़ता है, वो काफ़ी सरदर्द बन जाती है। ये दोस्तों आप लोगों के लिए सबसे दी बेस्ट है। जब आप पहला कार्ड अपना नेशनैलिटी के बाद अप्लाई करते हैं, लाजमी तौर पे कौंसलेट या एम्बेसी में जाके करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चंद यूरो जो है वो अप्लाई करने के आपसे ज़्यादा लेते हैं, बाकी फ़ीस आपके ने अपनी बैंक कार्ड से पे करनी होती है। लेकिन ये होता है कि उनको तमाम तरीक़ाकार का पता है, और उसके बाद नादरा जो इस्लामाबाद पाकिस्तान है उनको भी यकीन हो जाता है कि ये जो अप्लाई करने वाला है, इस बंदे की तहकीकात और इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौंसलेट या एम्बेसी के पास है। वो इतना उनके पास जवाज़ नहीं रहता आपके कार्ड को रिजेक्ट या रिफ्यूज़ करने का। इस वजह से अगर आप थोड़ी सी जहमत करें और कौंसलेट या एम्बेसी जाएं तो वो बाद में परेशानी से बंदा बच जाता है। ये काफ़ी दोस्तों के साथ ये केस हुआ है। प्रेफरेंस यही देनी चाहिए कि आप कौंसलेट या एम्बेसी जाएं, स्पेशली नेशनैलिटी के बाद अगर आप कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके बाद जो पहला क्वेश्चन, उम्मीद है कि इंफॉर्मेशन जो उनको चाहिए थी वो मिल चुकी होगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका यही था कि प्री सेटलमेंट स्टेटस के बाद अगर खुदा न खासा रिजेक्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए, दोबारा अप्लाई हो सकता है। एक बात आपने जहन नशीन रखनी है कि आपने अपनी तरफ से 100% तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो कंप्लीट रखने हैं। एक चीज़ है कि आप 31 दिसंबर से पहले फैमिली का एक मेंबर जिसके पास पासपोर्ट है वो अप्लाई कर लेता है। 31 दिसंबर के बाद 30 जून 2021 तक वो बाकी फैमिली के मेंबरान को भी बुला सकता है। उसके बाद जिसने 31 दिसंबर 2020 से पहले अप्लाई किया है और उसके पास प्रूफ है 100% कि उसने अप्लाई किया है, तो उसको परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि अगर उसके पास प्रूफ है, क्या वो ज़्यादा करेंगे, आपसे प्रूफ मांगेंगे कि आप हम ये बताएं कि आप 31 दिसंबर 2020 से पहले के यूके में हैं। तो उसके अगर आपके पास प्रूफ है तो जवाज़ नहीं बनता कि आप रिजेक्ट होंगे। ठीक है, ये बात तो नहीं। अगर आपके पास प्रूफ ही नहीं है रिजेक्ट होने के, तो फिर आप जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो वो प्री सेटलमेंट स्टेटस दोबारा किस तरह अप्लाई करेंगे।
अगर आपके पास एक चीज़ की आपने जहन में रखना, वो डायरेक्ट आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे, वो आपको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया कि रिजेक्शन में और रिफ्यूज़ल में फ़र्क होता है। रिजेक्शन होती है कि आप दोबारा अप्लाई ही नहीं कर सकते, ख्वाह वो वीज़ा हो, ख्वाह वो किसी भी दफ्तर में आपके डॉक्यूमेंट्स हों। रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि आपकी उन्होंने की कमी लगा दी है कि ये आप पूरा कर लें तो हम आपकी फ़ाइल जो है ओके कर देंगे। ऐसा हो सकता है वो आपसे प्रूफ मांगे कि आप जो है, फॉर एग्जांपल हमें कोई प्रूफ दें कि आप यूके में हैं, उस वक्त आपने अपना बोर्डिंग पास, किसी होटल में ठहरे हैं उसकी बुकिंग, किसी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है, अटेंड की है, कोई मीटिंग, बिजनेस मीटिंग अटेंड की है उसकी, इस तरह आपके नाम पे कोई भी और प्रूफ है वो आप उनको प्रेजेंट कर सकते हैं कि ये देखें जी मैं इस वक्त जो था ये मैं यूके में था। तो वो आपकी कमी जो है वो पूरी हो जाएगी, वो आपका रिफ्यूज़ल जो है वो बैक हो जाएगा और आपकी फ़ाइल ओके हो जाएगी। उसके बाद एट द एंड खुदा न खास्ता आपकी कोई चीज़ जो है वो मिस हो जाती है, आपके पास प्रूफ कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, उस सूरत में आपको वो रिजेक्ट करेंगे। जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं, प्री सेटलमेंट स्टेटस में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकें, फिर आपके लिए कोई चांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इलीगल हो जाएंगे और उसके बाद आप वर्क परमिट बचेगा आपके पास कि आप वर्क परमिट अप्लाई करें जब नया जो पॉइंट बेस सिस्टम है यूके का इमिग्रेशन का वो फॉलो करें तो उसके बाद। अदरवाइज़ ये जो ईयू सेटलमेंट प्रोग्राम है या दूसरे लफ्ज़ों में जिसे कहते हैं ईयू सेटलमेंट स्कीम, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं रहते। तो दोस्तों ये थी आपके कमेंट का जवाब। उम्मीद है कि आपकी सारे क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे दिमाग में जो आपके चल रहे हैं। अगर इसके अलावा भी कोई और चीज़ हो या आप समझते हैं कि कोई चीज़ मुझसे रह गई इन्फॉर्मेशन देने में तो लाजमी तौर पे कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।